हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से आप लोगों की डीएलएड 2026 की तैयारी जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि भाई डीएलएड 2025 जो हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है बिहार एग्जाम्स वाला पूरी टीम का, कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा स्कोर किया। आप लोग भी कर सकते हैं जो 2026 में डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारी बिल्कुल पहली क्लास है और पहली क्लास में आपको मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी कि आखिरकार साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी आपका हाल ही में हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल क्या रहा, किस तरह का लेवल रहा है क्वेश्चन का, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और किन टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस क्लास में। जल्दी से फटाफट इस क्लास की जानकारी को अपने उन सभी दोस्तों के साथ साझा कर दो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं 2026 में डीएलएड एग्जाम की। और एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि इस बार आपको डीएलएड के पेपर में जो एग्जाम होगा उसमें इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हो कि जैसा इस बार 2025 में एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले हुआ, बच्चों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसके चक्कर में जो कोर्स है वो भी आगे, अब डीएलएड का जो सत्र है वो भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं होने वाला है। 2026 में सारी चीज़ें ऑन टाइम होंगी, आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलेगा और इस लिमिटेड टाइम में आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी करनी है ताकि जो है आपको सरकारी कॉलेज मिले और आपका सरकारी कॉलेज का सपना जो है वो पूरा हो। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का स्वागत है और यहाँ से हम लोग जो शुरुआत करेंगे क्लासेस की वो हम लोग टॉपिक वाइज शुरुआत करेंगे। थ्योरी भी आपको पढ़ाया जाएगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डीएलएड का जो पेपर होगा, इस पेपर का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे और शायद उनको क्राइटेरिया ना पता हो। तो मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं कि डीएलएड का जो पेपर है इसमें 120 प्रश्न आते हैं, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, सीबीटी बेस्ड पेपर होने वाला है। समय की अगर बात करूं तो 150 मिनट यानी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जो शायद 2025 का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें बच्चों ने उस चीज पर शायद ध्यान ना दिया हो, बट जो 2026 में तैयारी करने वाले हैं मैं आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। देखो, जो भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी से आता है, जो भी जनरल कैटेगरी से आ रहा है, आपको यहाँ पर मिनिमम स्कोर करना है कम से कम 35%। 35% आपको नंबर हासिल करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आपके 35% नंबर भी नहीं आए तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो अगर कोई सामान्य वर्ग से व्यक्ति आ रहा है, कोई भी है, तो 35% नंबर स्कोर करना ज़रूरी है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आ रहे हैं तब आपको 30% नंबर स्कोर करना ज़रूरी है, यानी पेपर में 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास माना जाएगा, तभी आपको बेटा पास माना जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इससे कम नंबर है फिर आप फेल की कैटेगरी में आ जाओगे, मतलब वो ध्यान रखना है आपको। अब एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर या तो कोई व्यक्ति उर्दू भी ले सकता है और कोई हिंदी भी ले सकता है। भाषा का चयन आपको अपनी इच्छा से करना है, तो हिंदी या उर्दू में से कोई एक भाषा अगर आप चुनेंगे, 25 प्रश्न आएंगे हिंदी के और ये 25 नंबर के ही होंगे, याद रखना है। 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और ये 25 नंबर के ही होंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, 25 सवाल मैथ्स के होंगे और ये भी बेटा 25 नंबर के ही होंगे, ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो 20 प्रश्न आने वाले हैं और ये 20 नंबर के होंगे, याद रखिएगा। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन जो है इसके भी 20 प्रश्न आएंगे, ये भी 20 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 नंबर के होंगे, याद रखिएगा। रीजनिंग के 10 सवाल आएंगे और ये 10 नंबर के होंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर आपके पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 120 क्वेश्चन जो हैं वो 120 नंबर के ही होंगे, याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग अभी तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑनलाइन पेपर होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होने वाला है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जरा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं
कि भाई सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक मैं आपको इसी क्लास में रोजाना यहाँ पर एक एक टॉपिक हम करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आए हैं उनको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, जीव विज्ञान की बात करें, देखो साइंस जो होता है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपका जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान है, यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। राइट, तो जीव विज्ञान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो यहाँ पर आपको टॉपिक कवर करना है पदप एवं जंतु कोशिका, यानी सेल से पेपर में सवाल बनेगा। प्रजनन यानी जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मानव शरीर की संरचना और कार्य, इसमें आपके सारे सिस्टम आ जाएंगे, सारी प्रणालियां आ जाएंगी, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसके अलावा प्रजनन तंत्र। ठीक है, ये जितने भी तंत्र हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। स्वास्थ्य और रोग, हेल्थ और डिजीज से पेपर में सवाल बनता है। जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। पदप एवं जंतु ऊतक यानी टिश्यूज से भी पेपर में सवाल आता है और ये सब इन पॉइंट से पेपर में सवाल आया हुआ है। आगे फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो फिजिक्स में आपको टॉपिक पढ़ना होगा बल और गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ, ध्वनि, इसके अलावा मैग्नेट, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वेग, ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की अवस्था। तो ये टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपके फिजिक्स के हैं। आप चाहो तो इन टॉपिक्स को लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको यही टॉपिक कवर करने हैं अपने पेपर में। ठीक है, आगे अगर हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो रसायन विज्ञान में क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, प्रदूषण में भी पढ़ना होगा, वायु, जल और मृदा प्रदूषण, वाष्पीकरण और ऊष्मा का अवशोषण, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, इसके अलावा यहाँ पर आपको पढ़ना होगा पोषण के बारे में, आनुवांशिकी और विकास, ये बायो का टॉपिक है तो ये भी आपको यहाँ पर कवर करना होगा। तो ये रसायन विज्ञान के टॉपिक है जिनसे डीएलएड के पेपर में प्रश्न आते हैं और आपको यही टॉपिक जो है बहुत बढ़िया तरीके से बेटा क्या करना है, प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, हाँ थ्योरी भी होगा, यूट्यूब पे थ्योरी भी होगा, सारी चीजें यहाँ पर होंगी, सारी चीजें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, हर एक टॉपिक से थ्योरी भी कराई जाएगी और उसी थ्योरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा, ये भी आपका डीएलएड का ही सिलेबस है, ये 2025 में यही सिलेबस था और 2026 में भी आपका यही सेम सिलेबस रहने वाला है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैंडेटरी टॉपिक हैं, ये तो करना ही होगा क्योंकि इससे सवाल आता ही आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, अभी जो हाल ही में 2025 में पेपर हुआ है, उस पेपर में किस तरह के साइंस के क्वेश्चंस थे वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पेपर में सवाल बहुत बेसिक सवाल आए थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला सवाल है आपके सामने, शरीर निर्माण करने वाला भोजन क्या होता है, बताओ किस भोजन को हम कहेंगे कि ये भोजन शरीर का निर्माण करता है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ कर सकता है, कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो भी कर सकता है क्योंकि थ्योरी तो सेम ही रहने वाली है ना। अगर आप एईडीओ की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप इस क्लास को कर सकते हो, कार्यालय परिचारी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक कॉमन दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सेल पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा सेल और यहाँ पर सेल पढ़ेंगे तो वो अलग हो जाएगा, एक ही चीज है दोनों। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है शरीर निर्माण करने वाला भोजन क्या होता है, वो जल होगा, कार्बोहाइड्रेट है, उसे प्रोटीन कहेंगे या फिर उसे वसा कहेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। क्या लग रहा है आपको क्या होगा इसका सही जवाब। तो शरीर निर्माण करने वाला भोजन किसको कहा जाता है, तो शरीर निर्माण करने वाला जो भोजन होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है यही आपकी बॉडी को क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इसको कहा जाता है। प्रोटीन को ही हम क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं, याद रखना है सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 78% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है जिसमें हर्ष मेहता, अलोन बॉय, यशोदा, प्रियंका, अनन्या, नाज, इन लोगों का जवाब यहाँ पे सही आ चुका है। अब ये बहुत ही बेसिक सवाल था, इसमें तो
हर बच्चे का जवाब सही आना चाहिए था। तो शरीर निर्माण करने वाला भोजन क्या है बेटा? प्रोटीन है, याद रखेंगे। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन आपको मिलता है जो हम दालें खा रहे हैं, मीट हो गया, एग हो गया, इनमें क्या है? इनमें प्रोटीन मौजूद होता है, याद रखेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो एसिड के रूप में पचता है। प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में पचता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है बताओ? पेट से, आपके अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, याद रखेंगे। तो ये सब तरह के सवाल बन सकते हैं कि अमाशय वो जगह है जहां से बेटा प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो शुरू होता है, याद रखेंगे। जितने बच्चों ने कार्बोहाइड्रेट बताया, भाई कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये क्या है? ये ऊर्जा के स्रोत हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एनर्जी मिलती है। भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपकी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे ही वसा भी क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करेंगे। इनका काम भी एनर्जी देने का ही होता है, याद रखेंगे। लेकिन शरीर का निर्माण मतलब मसल्स का, मांसपेशी का विकास जो होगा वो कौन करेगा? वो करता है प्रोटीन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पानी आप जितना मर्जी पी लो, पानी से आपको, आपके शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन पानी पीना जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उन रासायनिक क्रियाओं को होने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम आपको पानी से मिलेगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब बताओ, यहां से चीजें क्लियर हो गई? हर एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, हर एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न जो है बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल ये है, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? बताओ, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर चीजें आपको डेसिमल में दी हुई हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है लगेगा कि क्वेश्चन गलत हो रहा है, पर क्वेश्चन सही है। सवाल क्या है? सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 0.1%, 0.2%, 0.4% या फिर 0.7800, इतना लंबा जो परसेंटेज दिया हुआ है इतना होगा। बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्नेहा, गुंजन, प्रीति, बहुत ही अच्छे, सलोनी, साक्षी, काफ़ी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, बहुत ही शानदार। और जिन बच्चों को नहीं पता है, जैसे आपके भाई बंधु होंगे जो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, डीएलएड 12वीं के बाद होता है। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, भले ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भी आप क्या कर सकते हो? तो भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 78%। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 0.78% जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। 82% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, जिसमें अलोन बॉय, विक्टर, अरविंद, ब्लेनेर, गजा, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। अगर डेसिमल में ना होता, तो डेसिमल में अगर ना होता तो याद रखते, नाइट्रोजन जो है इसका परसेंटेज जो है लगभग जो होगा अप्रोक्सीमेटली 78% होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है, ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, तो 0.03% होता है, याद रखना है। बट अब जो नई किताबें आई हैं, उन नई किताबों में इसका परसेंटेज 0.4 दे रखा है। तो आप देख लीजिएगा कि पेपर में आपको डेटा किस तरीके का दिया हुआ है, पेपर में आपको डेटा किस तरीके का दिया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो नई एससीईआरटी की किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.4% हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट, चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं? चलिए भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, किसी ठोस के सतह क्षेत्र और कण के आकार के बीच के संबंध को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? यानी आपको ये बताना है कि कोई भी सरफेस एरिया और जो पार्टिकल का साइज होता है सॉलिड का, अगर आपको उसको डिस्क्राइब करना है तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो यहाँ पर सही विकल्प है? बताओ क्या होगा आंसर? किसी ठोस का सतह क्षेत्र हमेशा उसके कण के आकार के बराबर होगा। कण आकार में कमी के साथ ठोस का क्षेत्रफल बढ़ता हुआ दिखता है।
किसी ठोस की सतह क्षेत्र कण आकार पर निर्भर ही नहीं करती। कण आकार में वृद्धि के साथ ठोस का सतह क्षेत्र भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर सही दिया हुआ है। फटाफट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज जरूर क्लास को जरूर साझा करेंगे, ताकि वो बच्चे भी क्लास के साथ जुड़ें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। राइट, बताइए फटाफट जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या लग रहा है क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। फटाफट आंसर करेंगे। तो आधे से ज्यादा क्लास यहाँ पर डी ऑप्शन बता रही है, आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे हैं। डी ऑप्शन आप लोग बता रहे हो कि कण के आकार में वृद्धि के साथ ठोस का क्षेत्रफल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल का सही जवाब आपका डी ऑप्शन ही हो जाएगा। 78% बच्चों का जवाब सही है, जिसमें विलेनियर, अंकित, वैशु, यशोदा, रीना, गुड्डू इन लोगों ने जवाब दिया है। सही जवाब आपका डी ऑप्शन ही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बट आयोग ने इस सवाल का जवाब पता है क्या मांगा था, बी ऑप्शन माना था। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन के आंसर आयोग की तरफ से गलत दिए हुए थे, जिसमें बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया था। राइट, तो एज पर दी आयोग आंसर की, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से आंसर बी होना चाहिए था, बट इसका सही जवाब जो है वो डी होगा। इसका सही जवाब जो है वो डी होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, दो साम्राज्य वर्गीकरण के बीच अंतर नहीं करता है क्या? अगर आपको दो किंगडम के बीच में डिफरेंस करना है तो क्या चीज ऐसी है जो दो किंगडम्स के बीच में अंतर व्यक्त नहीं करती है? बताओ क्या चीज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यूकैरियोट और प्यूकैरियोट, एकल कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण, या फिर ये सारे के सारे? बताइए, दो किंगडम्स हैं, दो जगत है, इन दो जगत के अंदर जो अंतर नहीं व्यक्त करता है वो क्या है? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कल कौन सा टॉपिक होगा वो आपको बता दिया जाएगा बेटा, ठीक है। कल जो है हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी से, और शुरुआत करेंगे हम कल, तुम लोग पढ़ के आना पाचन तंत्र। तो कल जो हम पहला टॉपिक करेंगे वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से करेंगे, ठीक है। कल जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ही पढ़ेंगे। राइट, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। दो जगत के बीच में क्या चीज है जो मेन डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, वो क्या होगा? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर बहुकोशिकीय, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होगा इसका जवाब? तो इस क्वेश्चन के जवाब की अगर मैं बात करूं तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा ये सभी। जरूरी नहीं है कि एक जगत में केवल एक ही तरह की चीजें मिले भाई, एक जगत में बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और एकल कोशिकीय भी हो सकते हैं। उसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले भी हो सकते हैं और बिना प्रकाश संश्लेषण करने वालों को भी शामिल किया जा सकता है। तो वैसे बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाँ, ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है बेटा, जो अभी पेपर हुआ था आप लोगों का। डी ऑप्शन इसका जवाब है, जिसमें 41% बच्चों ने सही जवाब दिया है। अंकित कुमार, प्रीति कुमारी, फौजी, अलोन बॉय, अनन्या, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। क्लास रोजाना 11 बजे ही हुआ करेगी। जिनको क्लास का टाइमिंग नहीं पता मैं बता दूं, क्लास रोजाना 11 बजे ही होगी। अब मुझे बताओ, 5 जगत का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? एक वैज्ञानिक हुए हैं बड़े फेमस, इन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, इस दुनिया में तुमको जितने भी जीव मिलेंगे उन सबको हमें 5 जगत में ही वर्गीकृत करना है। तो 5 जगत का सिद्धांत दिया है किसने? आर.एच. वेटेकर साहब ने। और इन्होंने ही ये बताया है कि जब आप जीवों का वर्गीकरण करोगे तो जीवों का वर्गीकरण करते हुए आपको 5 बातों का ध्यान रखना है कि उसकी कोशिका कैसी है, क्या उसके पास नाभि की झिल्ली मौजूद है या नहीं है, वो पोषण कैसे ग्रहण करता है, उसमें प्रजनन करने का तरीका क्या है, ठीक है, उसमें, और उसकी बॉडी की संरचना क्या है। तो 5 बातों को आधार बनाकर इन्होंने 5 जगत का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखेंगे। अब वो 5 जगत का कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, 5 जगत में क्या क्या आते हैं, इसमें आएंगे आपके मोनेरा,
इसमें आपके प्रोटिस्टा आएंगे, याद रखना है। इसमें आपके आते हैं फंगी, और इसी में शामिल हैं आपके प्लांट्स या जिनको हम पदप कहते हैं, और इसी में शामिल है बेटा एनिमल या जिनको हम जंतु कहते हैं, याद रखना है। कहीं पर भी 5 जगत में वायरस का जिक्र नहीं है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, कोशिका भित्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पर जो बिल्कुल सही दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, कोशिका भित्ति मुख्य तौर पर लिपिड की बनी होती है, कोशिका भित्ति मुख्य तौर पर स्टार्च की बनी होगी, कोशिका भित्ति मुख्य तौर पर प्रोटीन की बनी होती है, कोशिका भित्ति मुख्य तौर पर सेलुलोज की बनी होती है। बताओ कौन सा कथन यहाँ पर सही है? रिकॉर्डेड बैच अगर ज्वाइन करना है अर्चना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली जाकर बैच को खरीदो, और जैसे ही आप बैच को परचेज करोगे वो चीजें आपको क्या होगा, बैच आपको मिल जाएगा, सारी क्लासेस आपको तभी मिल जाएंगी, राइट? चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? सही कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही दिया गया है? बहुत ही अच्छे। तो कोशिका भित्ति क्या होगी? जो इतने भी आपके प्लांट सेल्स होते हैं, जितने भी आपकी पदप कोशिकाएं हैं या जो भी आपके पदप हैं, जिनको हम प्लांट्स बोलेंगे, पदप हो गया, जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी जीवाणु हैं और जो कवक है, इनके पास क्या मिलेगी आपको? इनके पास कोशिका भित्ति मिलती है, याद रखेंगे। कोशिका भित्ति का जो होगी वो इनकी सबसे बाहरी कवरिंग होती है, सबसे बाहरी कवरिंग होती है, याद रखेंगे। और कोशिका भित्ति जो होती है मुख्य तौर पर सेलुलोज की बनी होती है, याद रखेंगे। किसकी बनी होगी? ये मुख्य तौर पर बेटा सेलुलोज की बनी होती है, याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। 94% बच्चों का जवाब यहाँ पे सही आया है, जिसमें हर्ष मेहता, ठीक है, खुशबू, रोहित, अंकित, अनन्या, इन सब ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। तो कोशिका भित्ति जो होगी वो मुख्य तौर पर प्राइमरली क्या है? सेलुलोज की बनी होती है, याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कवक की, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी होगी? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है बेटा वो काइटिन की बनी होती है, याद रखेंगे। वो काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह के सवाल जो है आपके पेपर में आ सकते हैं, इस तरह के सवाल जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं, याद रखना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेटा आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर में कैसे सवाल आए थे। कल से हम लोग टॉपिक वाइज चीजों को शुरू करेंगे। अगला सवाल बताइए, जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी जब हमें एग्रीकल्चर करना है, जब हमें फसल उगानी है, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर? टिश्यू कल्चर का, रूपांतर का, पौधों में प्रजनन का, या फिर डीएनए प्रतिरूप का? किसका करेंगे ये आपको बताना है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कल से चैप्टर वाइज होंगी चीजें, ठीक है? चलो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक क्या है? बताओ फटाफट आंसर बताओ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? टिश्यू कल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लांट ब्रीडिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, किस चीज का यूज किया जाता है? बहुत ही अच्छे। नाइट में क्लास नहीं होगा, क्लास अभी होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है टिश्यू कल्चर। क्या यूज करते हैं हम? टिश्यू कल्चर, जिसको हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। तो ऊतक संवर्धन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है फसल को उगाने के लिए, नई फसल को उगाने के लिए, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा। 92% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है, जिसमें हर्ष मेहता, गुड्डी, गजाला, प्रिंस, अलोन बॉय, फेविकॉल, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। टिश्यू कल्चर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे टिश्यू कल्चर। अब देखो जब भी पेपर में कल्चर शब्द आए तो समझ जाना इसका मतलब हम उगाने की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जाम में एक शिफ्ट में ये पूछा गया था कि हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में कि वीटिकल्चर का मतलब क्या होता है। ऐसे ही एक प्रश्न था एपीकल्चर का मतलब क्या होता है।
और एक प्रश्न था सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है। तुम जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, क्योंकि डीएलएड का पेपर आपका लगभग 1 महीने चला था और हर शिफ्ट में अलग अलग तरह के प्रश्न आए थे। तो जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर फलों को उगाना, सब्जी को उगाना, ये क्या कहलाता है, ये आपका वीटी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों को उगाना, बागवान मतलब फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है, याद रखेंगे। विटीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम अंगूर की खेती की बात करें, अंगूर को उगाना, इसे बोलते हैं विटीकल्चर। एपीकल्चर की बात करेंगे तो मधुमक्खी का पालन करना, यहाँ पे क्या होगा, मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन इसलिए कर रहे हैं भाई ताकि हमको क्या मिल सके, शहद मिल सके। सेरीकल्चर की बात करेंगे, सिल्क वॉर्म का पालन। सिल्क वॉर्म का पालन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको क्या मिल सके, सिल्क प्राप्त हो सके। तो ये कल्चर से जो है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह के प्रश्न आए थे। कल्चर से शिफ्ट में अलग अलग तरह के प्रश्न आए थे। ऐसे ही प्रश्न आया था पीसी कल्चर, ऐसे ही प्रश्न आया था पीसी कल्चर। पीसी कल्चर हिंदी में भी इसे पीसी कल्चर ही कहेंगे। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट कमेंट करके। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन, या इसे हम कहते हैं मत्स्य पालन। तो पीसी कल्चर का मतलब हो जाता है मत्स्य पालन, फिश के पालन की बात हो रही है, मछली पालन होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी की खेती नहीं होती है, उनको पाला जाता है विक्टर, उनको पालेंगे, खेती थोड़ी करेंगे इनकी। मत्स्य पालन जो होगा आपका वो क्या है, वो है मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात यहाँ तक? यहाँ तक सब बच्चों को चीजें समझ में आ गई हैं? क्लियर? आगे बढ़ जाएं, चलो अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, बताओ जल्दी से। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बताओ। उन कोशिकाओं को हम क्या नाम देंगे जिन कोशिकाओं में 2 कंप्लीट सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनको हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे, बहुगुणित बोलेंगे, या फिर इन्हें बहुसंकर यानी इन्हें हाइब्रिड कहा जाता है, क्या इनको कहा जाता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा इस सवाल का जवाब? बहुत ही अच्छे। जहां पर सेल के अंदर कंप्लीट सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम क्या कहते हैं? कर सकते हो भाई, कर सकते हो, जल्दी से बताओ क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाता है, क्या बोलेंगे? मोनोप्लॉइड। क्या बोलेंगे? मोनोप्लॉइड बोला जाता है, याद रखेंगे, मोनोप्लॉइड कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, सी ऑप्शन, जिसमें लगभग 89% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। हर्ष मेहता, गजाला, गुड्डी, रामिया, यशोदा, प्रीति, शालू, विक्टर, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर हम एक प्रॉपर सेल की बात करें तो एक प्रॉपर सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। बताओ जरा फटाफट कमेंट करके कि टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? बताओ कितने टोटल गुणसूत्र होते हैं? प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की बेटा संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बताओ जल्दी से। तो हर एक सेल के अंदर, याद रखेंगे, इन जनरल टर्म प्रत्येक कोशिका में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाए पेयर में कितने होंगे, जोड़ी में कितने होंगे, तो पेयर में इनको कहा जाता है 23। पेयर में क्या बोलेंगे? पेयर में बोलेंगे हम 23 और संख्या में बोलते हैं 46। पेयर में 23 कहा जाता है और संख्या में क्या कहा जाता है? संख्या में कहा जाता है 46, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्लियर होगी बात? बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए फटाफट जल्दी से। निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है? बताओ। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनता है, जो हमारी बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनता है, वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं विकल्प होगा। फटाफट आंसर करो, क्या होगा इसका सही जवाब?
हाँ जी, बहुत ही अच्छे, जल्दी से आंसर करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनते हैं। वेस्ट कब बनेंगे? जब हमारे शरीर में कोई भी चय अपचय क्रिया होगी। जब भी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान क्या होगा? शरीर में वेस्ट बनेगा, ठीक है? और वो वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो हमारे शरीर के अंदर एक विषैला पदार्थ बनाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। तो बताओ सही जवाब क्या है? बहुत ही अच्छे, फनी, शालू, विकी, राहुल, अंकित, काफी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है, जिसे हमारे फेफड़े बाहर निकालते हैं, और यूरिया भी हमारे शरीर में वेस्ट है। तो सही जवाब जो होगा यहाँ पर वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें केवल 77% बच्चों का ही जवाब सही आया है। 77% बच्चों का ही जवाब सही आया है, याद रखिएगा। जिसमें अलोन बॉय, हर्ष मेहता, गजाला, गुड्डी, अंकित, नगमा, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। तो यूरिया भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी का वेस्ट ही है, याद रखेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यूरिया जो है वो हमारी बॉडी में बड़ा ही खतरनाक वेस्ट है। यूरिया एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, याद रखेंगे। और इसको बॉडी से बाहर कौन निकालता है, जरा बताना। इसे बॉडी से बाहर निकालने वाला अंग कौन सा है? फटाफट जल्दी से जवाब दो। इस यूरिया को हमारी बॉडी से आउट कौन करता है, कौन बाहर निकालता है? फटाफट आंसर करो। कौन सा अंग इसे बॉडी से बाहर निकालेगा? यूरिया बनाता है लिवर। लिवर में यूरिया का निर्माण होगा और ये यूरिया को बॉडी से बाहर कौन निकालेगा? तो बाहर निकालता है इसको, जिसको हम बोलेंगे बेटा किडनी। किडनी, या जिसे हम गुर्दे कहते हैं। तो गुर्दे जो है वो हमारी बॉडी से क्या करेंगे? गुर्दे जो है वो हमारी बॉडी से बेसिकली यूरिया को बाहर निकालते हैं, और ये यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, याद रखेंगे। ये यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में क्या होता है? बॉडी से बाहर निकलता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पेपर में क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही बेसिक लेवल आ रहा है, और आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर 120 प्रश्न हैं तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो? कम से कम आप 100 का टारगेट रख सकते हो। आसानी से आप बेटा क्या कर सकते हो? 100 का टारगेट आप बहुत आसानी से रख सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। भाई किडनी निकालेगी, याद रखेंगे। यूरिया किनके शरीर में बनता है? तो यूरिया जो है वो बनता है जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उन सबके शरीर में क्या बनता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो यूरिया बनेगा। जितने भी एम्फीबियंस, जिनको हम उभयचर कहते हैं, उनके शरीर में भी क्या बनता है? उनके शरीर में भी यूरिया ही बनता है, याद रखेंगे। उनकी बॉडी में भी क्या बनेगा? यूरिया ही उनकी बॉडी में बनता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब तो मुझे जरा एक जवाब दो। अगर तुमसे पूछा जाए अमोनिया, अमोनिया भी बड़ा खतरनाक है। ये अमोनिया जो है वो किसके शरीर में बनता है? अमोनिया भी एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ये किसके शरीर में बनता है, ये तुमको बताना है। और ऐसे ही तुम मुझे अभी बताओ कमेंट करके कि यूरिक अम्ल जो है ये भी एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जो कि आगे आने वाली शिफ्ट में ये सवाल भी पूछा गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो बताओ अमोनिया जो है वो किस में बनता है? अमोनिया किसकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है? ये सारे के सारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये सारे के सारे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा मछलियाँ। मछलियाँ जो हैं उनकी बॉडी में अमोनिया बनता है, याद रखेंगे। और हमारे यूरिन में भी अमोनिया के बहुत कम ट्रेसेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यूरिन से गंध आती है। तो यूरिन से जो बदबू आती है वो अमोनिया के कारण आती है, याद रखेंगे। और मछलियाँ जो हैं उनमें क्या बनता है? अमोनिया बनता है। यूरिक एसिड की बात करूं तो जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी के शरीर में क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। और जितने भी सरीसृप होते हैं, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, इनकी बॉडी में क्या मिलेगा? इनकी बॉडी में आपको मिलेगा यूरिक एसिड, राइट, ठीक है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बताएंगे, नाइट्रोजन यौगीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन यौगीकरण और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण हो जाना,
मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण हो जाना, मृत जैविक पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वसा मृदा में अभिमुक्त करना, या फिर जीवित प्राणियों के द्वारा अधिक प्रयोग लायक रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करना। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, और ये चीजें आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये चीजें बहुत मुश्किल चीजें नहीं हैं। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को दो ऑप्शन बिल्कुल सही लगेंगे, एक ऑप्शन बी और दूसरा ऑप्शन डी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है उसे यूजेबल फॉर्म में परिवर्तित करना, इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, जिसमें 71% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अंकित, यामीन, ठीक है, सलोनी, अजय, अलोन बॉय, बेसिक एजुकेशन, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को रूपांतरित रूप में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा। वो जीवित प्राणी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो जीवित प्राणी कुछ और भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी जीव ऐसा नहीं करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है जो पेड़ पौधों की मदद करने वाला है, तो एक बैक्टीरिया बड़ा फेमस है जो कि दलहन वाले जो पौधे होते हैं, जो लेग्यूम पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में रहता है, इनके नोड्स में रहता है, और उसका नाम है राइजोबियम। ये भी सवाल पेपर में आया था कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है पेड़ पौधों की, तो वो है राइजोबियम। क्या है? वो है राइजोबियम। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम याद रखना, और यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा इसका वो आपका डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह पहचानिए। आपको ये बताना है कि इनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आपको पहचान करनी है और बताना है कौन सा यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। प्रोपेन, इथीन, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपेन, हेक्सेन, स्लाइकोहेक्सेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, एथीन, या फिर आपका प्रोपीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखो दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होंगे जब हम इनको जलाएंगे तो इनसे कोई धुआं नहीं निकलेगा, और जब इनको जलाया जाता है तो नीली रंग की ज्वाला निकलती है, तो ऐसों को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिनको जलाने पर धुआं भी निकलेगा, और इनको जलाने पर जो ज्वाला निकलेगी वो हल्की येलोइश टाइप की होती है, ध्यान रखेंगे। तो मुझे बताइए कौन सा वाला यहाँ पर सही होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही दिया गया है। तो आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, बट इसका आंसर ए नहीं है। देखो जब भी बात होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एल्केन ग्रुप होता है वो आता है। एल्केन में जैसे आपका प्रोपेन, तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, ये प्रोपेन क्या है, प्रोपेन की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जिसमें केवल 9% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है, जिसमें प्रियंका, फरा, मोहम्मद गुल और ये सोना का जवाब यहाँ पे सही आया है। कैसे होगा जरा देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में शामिल होते हैं आपके एल्कीन ग्रुप। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, एल्कीन ग्रुप के हैं ये सारे के सारे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। तो जिन्होंने गलत जवाब दिया है उनको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका आंसर जो है बेटा वो गलत क्यों आया है। बात समझ में आ गई। यही छोटी छोटी गलती क्या करेंगी, एग्जाम में आपके नंबर को गवाएंगी, और फिर क्या होगा,
फिर आप एक एक नंबर बहुत वैल्यूएबल होता है रैंक लाने में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर लिखा जाता ब्यूटाइन, इथाइन, प्रोपाइन, तो वो सब क्या होते, वो इसी कैटेगरी में आते, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए, इनमें से बल की इकाई क्या होती है? बताइए बल की इकाई क्या होगी, फटाफट आंसर करो। बल की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन। ऐसा यूनिट पूछी है तो क्या होगा एसआई यूनिट? बताइए जल्दी से, क्या होगा एसआई यूनिट? बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? और जो बच्चे नए हैं वो क्लास के साथ रेगुलर जुड़ेंगे। रोजाना क्लास आप लोगों की 11 बजे हुआ करेगी और 20 नंबर जो है आपके इस क्लास से बहुत बेहतर तरीके से आ जाएंगे। तो आपको रेगुलर क्लास के साथ रहना है, रेगुलर क्लास के साथ जुड़ना है। और सुबह 9 बजे से हमारी सारी डीएलएड की क्लासेस चल रही हैं। मेरे बाद जो क्लास होगी वो मैथ्स की क्लास होगी और उसके बाद लास्ट में आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। राइट, इस सवाल का जवाब दो। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा यूनिट पूछी है तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऐसा यूनिट पूछी है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन, जिसमें 96% बच्चों का जवाब सही आया है। हर्ष मेहता, गुड्डी, रामायणा, अलोन बॉय, अनम, इन सब ने यहाँ पे जवाब दे दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। और न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट होती है, याद रखेंगे। और अगर एसआई यूनिट नहीं पूछा जाता तो इसका अगला आंसर जो होता वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। चलो अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का माप मानने में प्रयुक्त कौन सा यंत्र होता है? अगर आपको बताना है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट मौजूद है? करंट के प्रवाह को मापने के लिए, कितनी मात्रा में करंट बह रहा है इसको मापने के लिए हमारे पास कौन सा उपकरण है? गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता लगानी है कि भाई कितना करंट बह रहा है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आधे से ज्यादा बच्चे वोल्ट मीटर बता रहे हैं। बेटा वोल्ट मीटर तो विद्युत विभवांतर को मापता है ना। वोल्ट मीटर का काम क्या होगा? वोल्ट मीटर का जो काम होगा वो विद्युत विभवांतर को मापने का है। तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम विद्युत विभवांतर को मापते हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है, याद रखेंगे। विद्युत परिपथ को मापने के लिए आपके पास क्या है? एम मीटर है। आंसर क्या है? आंसर है इसमें सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जिसमें 38% बच्चों ने ही यहाँ पे सही जवाब दिया है। अलोन बॉय, प्रिंस, प्रीति, अजय, विक्टर, नेहा, इन लोगों का जवाब यहाँ पे सही है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है दिशा बताना कि किस दिशा में करंट बह रहा है। करंट की दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो बताता है आपका गैल्वेनोमीटर। तो जिनका आंसर गलत आया है वो थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए, मनुष्य में श्वसन वर्णक किसको कहा जाता है? मनुष्य में श्वसन वर्णक बेटा किसको कहते हैं? इंसुलिन को, एंजाइम को, हीमोग्लोबिन को, या फिर कोई भी नहीं? इसका जवाब हो जाएगा, बताइए जल्दी से। हाँ, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया था उनका जवाब सही था। तो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ना आपको समझते हुए चलना है। इस सवाल का जवाब दो। मनुष्य में श्वसन वर्णक बेटा किसको कहते हैं? इंसुलिन को, एंजाइम को, हीमोग्लोबिन को, या फिर डी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? इंसुलिन है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है, या फिर नन ऑफ द अबव जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या आंसर है?
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ती है, याद रखेंगे। 92% बच्चों का जवाब यहाँ पे सही आया है, जिसमें हर्ष मेहता, गुड्डी, खुशबू, गजाला, अनम, इन लोगों ने यहाँ पे सही जवाब दे दिया है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला सवाल है, magnet induce EMF when inserted into coil. The strength of the induced EMF is independent of. मैग्नेट प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करता है जब कुंडलियों में डाला जाता है, तो प्रेरित ईएमएफ की ताकत किस चीज पर निर्भर नहीं करेगी या किस चीज से रिलेटेड ये स्वतंत्र रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चुंबक की स्ट्रेंथ से, कुंडली के घुमाव की संख्या से, कुंडली में तार का प्रतिरोध से, या जिस गति से चुंबक चलता है उससे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो एक क्वेश्चन आपका मैग्नेट से भी पूछा गया है, जो कि मैंने सिलेबस में आपको बताया है कि भाई मैग्नेट टॉपिक को भी आपको कवर अप करना है। बहुत ही अच्छे, जल्दी से जवाब दो, क्या होगा इसका सही जवाब? मैग्नेट प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करता है जब कुंडलियों में डाला जाएगा, तो प्रेरित ईएमएफ की ताकत किस चीज पर इंडिपेंडेंट होती है, किस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हैं, आधे से ज़्यादा जनता का जवाब सी ऑप्शन बताया जा रहा है, जबकि इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, जिसमें 30% बच्चों में से अंकित, यशोदा, प्रिंस, गजाला, अजय, इन लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया है। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, कुंडली के घुमाव की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सही दिया गया है? आपको ये बताना है कि इन 4 वाक्यों में से आर्द्रता से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो सही कथन की आपको पहचान करनी है, बताओ क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सही चीज दी गई है? आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटाता है। आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर घटती है। तो सही वाला आपको बताना है कि सही वाला कौन सा होगा, सही विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे, जल्दी से फटाफट आंसर करो। जितने बच्चे बी ऑप्शन जवाब दे रहे हैं, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ो कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आपको पहले ये देखना है कि प्रश्न में क्या चीज दी हुई है, उसी के बाद सही से पढ़ने के बाद जवाब दो। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो सबके यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। प्रशांत, बबलू, हर्ष मेहता, ओके, अन्नी, गजाला, रोहित, यास्मिन, काफी बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं। तो इस सवाल के सही जवाब की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, जिसमें 27% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। यशोदा, आमिर अली, एलोन बॉय, इनका जवाब यहाँ पे सही है। देखो, अगर हवा में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी, हवा में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, जब बारिश का मौसम होगा तो हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है और आपके कपड़े जो है वो बहुत देर में सूखते हैं। तो गीले कपड़े जो है वो बहुत देर में सूखेंगे। कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जब हवा में नमी ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण का जो रेट है, वो दर है, वो घट जाएगा, याद रखना है। तो ए ऑप्शन जो है बेटा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? किसको पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? थ्योरी बेटा कल से शुरू होगी, कल से हम टॉपिक वाइज आपको थ्योरी भी कराएंगे। डीएड का न्यू बैच अभी नहीं आया है, लेकिन न्यू बैच जैसे आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी बताओ क्या होगा। अभी फिलहाल आप यूट्यूब पर पढ़ो ना अच्छे से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? इकोसिस्टम को, नाइट्रोजन को, कार्बन को, या फिर ऑक्सीजन को? किसको कहेंगे? जल्दी से आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या होगा? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? फटाफट आंसर करिए। तो इसका सही जवाब आपका होगा ए ऑप्शन, इकोसिस्टम जो है वो इसका सही जवाब होगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है बेटा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन।
जिसमें लगभग 84% बच्चों ने ही सही जवाब दिया है। अलोन बॉय, हर्ष मेहता, गजाला, गुड्डी, अनम, राम्या, इन सब का जवाब यहाँ पे सही है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने यहाँ पर PYQs के बारे में ही डिस्कस किया। बाकी इस क्लास की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से सर्च कर लेना। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, आज की क्लास की PDF मिलेगी। और कल से हम लोग क्या करेंगे, रोजाना थ्योरी वाइज चीज़ों को कवर अप करेंगे। आज मैंने आपके साथ PYQs को डिस्कस किया है। कल की क्लास से हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पिकअप करेंगे और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी को भी समझेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। अब मेरे बाद जो अगली क्लास होगी वो मैथ्स की होगी और मैथ्स के बाद फिर आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, तो आपको उस क्लासेस के साथ भी जुड़ना है। अब जरा देखिए कि भाई आज के टॉपर्स कौन हैं। तो आज की क्लास को टॉप किया है अलोन बॉय ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकंड रैंक यशोदा की आई है। थर्ड रैंक पर है अनन्या। उसके बाद गुड्डी, हर्ष मेहता, यास्मिन, प्रियंका, दिव्या, सोना, गजाला, ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास में पार्टिसिपेट किया है और अच्छा खासा इनका स्कोर आया है। अब आपको क्या करना है भाई, रोजाना रेगुलर क्लास के साथ जुड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई DLED 2026 में आपको सरकारी कॉलेज मिले तो रेगुलर क्लास के साथ आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल और बाकी अगली क्लास के साथ भी जुड़ेंगे 12 बजे मेरे बाद आपकी